नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे विश्व का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक जो महिलाएं हैं उनका उत्थान हम नहीं कर सकें। किसी चिड़िया के लिए एक पंख में उड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हम अभी के वक्त में ख़ास तौर से आदिवासी महिलाओं की बात करें तो ऐसे कई आंकड़े हैं, फिर चाहे वो लिटरेसी रेट की हो या फिर क्राइम अगेंस्ट इंडिजिनस वेमेन की, जो हमें दर्शाते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में आदिवासी महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण है और काफ़ी ऐसी चुनौतियों का सामना उन्हें आज भी करना पड़ता है। आज के हम इस कार्यक्रम पर उन्हीं की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे और साथ ही हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन तक जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही दो खास सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे एलिना होरो जी का और उनके साथ ही साथ शालिनी संवेदना का। अब दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले तो जैसा कि हम समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं आदिवासी महिलाओं के, तो आपकी जो सफ़र है उनके उत्थान के लिए काम करने में, वो उसकी शुरुआत कैसी रही? किस तरीके से आप इस लाइन में आई कि उनके लिए काम करना है? कैसी इसकी शुरुआत रही? मैं आपसे एलिना शुरुआत करूँगी। अच्छा, मैं एलिना होरो कहना चाहिए कि मैं कई संगठनों से जुड़कर काम कर रही हूँ और उसमें से मुख्य एक आदिवासी वुमेन्स नेटवर्क जिसकी मैं फाउंडर रही हूँ। और उसके अलावा जो हम लार्जर लेवल में काम करते हैं महिलाओं के लिए, वो वुमेन एंड जेंडर रिसोर्स सेंटर है। और इसके अलावा भी कई संगठन हैं जो कह सकते हैं कि इंटरस्टेट आदिवासी वुमेन्स नेटवर्क है और नेटवर्क ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन एशिया है। तो इन नेटवर्क या ऐसे संगठन के माध्यम से जो काम करने की जो लगाव या प्रेरणा जो मिली बोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत बोलना चाहिए मेरे अपने आप से ही हुआ। सबसे पहले तो मेरे अपने ज़िंदगी में बोलना चाहिए कि अपने ऊपर होने वाले हिंसा के प्रति एक आवाज़ उठाने से हुआ, जो बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पे था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अन्य महिलाओं से भी जब ये बातें चर्चा में आने लगी तो लगा कि नहीं, ये एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, एक पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये तो एक कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों का मुद्दा है। तो तब जा कर के इसकी एक आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने की ज़रूरत है जहाँ पे हम महिलाएं एक दूसरे का सपोर्ट भी बन सके, एक दूसरे के लिए खड़े हो सके, एक दूसरे की आवाज़ बन सके। तो उस तरह से ये कई संगठन का जन्म हुआ बोल सकते हैं। और ये एक माध्यम भी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँच पा रहे हैं और उन तक उनको भी उनके आवाज़ को उठाने में हम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनके क्षमताओं को बढ़ाने में सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनको सशक्त होने के लिए सपोर्ट कर पा रहे हैं। और इसमें एक कह सकते हैं कि हम लोग ये बिल्कुल जो बोलते हैं ना, जो एक पर्सनल इस पॉलिटिकल जो बोला जाता है, व्यक्तिगत ही जो हमारा एक राजनीति है, वो इसमें इस हमारे काम में पूरा स्पष्ट मतलब लागू होता है। एक्चुअली शालिनी जी, आप जोहार साथियों, कुछ ऐसी ही शुरुआत हमारे साथ भी हुई थी कि हमारी जो संस्था है लोक स्वर की जब शुरुआत हुई, उससे पहले हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे थे और प्रेरणा ऐसी कोई रही नहीं जीवन में, खुद ही ठोकर खा खा के सीखा और लोगों को सिखाया भी। तो ऐसे कोई आइडियल चीज़ें सामने दिखी नहीं थी, बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी। उस वक्त से ही समाज में कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली जो कहीं अंदर से नागवार, एक औरत होने, एक लड़की होने के नाते अंदर से बुरा लग रहा था। पर सबसे जो बड़ी बात थी उसके प्रति आवाज़ उठाना, क्योंकि उस वक्त में एक जो माहौल थे, आज से 30 साल पहले की बात करूं तो उन्हीं महिलाओं को अच्छी महिला माना जाता था जो कम बोलती थी, जो नज़रें नीचे करके रहती थी, जो खुल के सिर उठा के खड़ी नहीं होती थी। उनको समाज अच्छी औरत का, अच्छी लड़की का दर्जा देता था। स्कूलों के भी कमी बेस माहौल ऐसे ही थे। तो हमारे मोहल्ले में एक 8 साल की एक बच्ची के साथ ज़बरदस्ती हुई थी और उस बच्ची के साथ कोई नहीं खड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे उसके पक्ष में खड़ी हो गई थी। और उस ज़माने में थाने जाना, आज से 30 साल पहले, जबकि व्यवस्था पूरा मतलब ये सारी सिचुएशन अलग थी बिल्कुल। अब तो हम आवाज़ उठाते हैं, हम थाने तक जाते हैं, कोर्ट तक जाते हैं हम महिलाएं, पर उन दिनों थोड़ी बात अलग थी और मैं खड़ी थी और एक बारगी मैं पूरे समाज और अपने परिवार के भी विरोध में खड़ी हो गई थी। तो वो एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था हमारा
उन चीज़ों के प्रति देखने का, क्योंकि जो बलात्कारी था वो थोड़ा ऊंचा स्वर्ण जाति का था और जो बच्ची थी दलित थी। तो ऐसे में और भी कोई आवाज़ उठाने वाला था नहीं। मैं नहीं जानती कि मेरे भीतर ऐसी कौन सी शक्ति घुस गई थी जो उसके साथ मुझे खड़ा कर दिया था। और कुख्यात एक तरह से समाज में हो गई थी, बहुत बदनामी हो गई थी मेरे आवाज़ उठाने के कारण, और वही लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा था। और वहीं से लोकस्वर की शुरुआत भी हो गई थी कि साथ साथ पता नहीं कब और कैसे लोग और महिलाएं हमारे साथ जुड़ती चली गई थी। जो लोग दिन में हमसे बात नहीं करते थे वो शाम को आके हमसे बात करते थे अंधेरा होने के बाद कि देखो बेटा मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे एक काफिला बना था और 2000 में हम लोगों ने लोकस्वर का नींव डाले थे। हम लोग लोकस्वर का जो मतलब थी लोगों की आवाज़, तो और आवाज़ किसकी? जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनकी आवाज़ हम सामने ला नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल दबी हुई आवाज़ है, उस आवाज़ को हम लोगों ने उठाने की कोशिश की थी। और एक बार वो कारवां बन गया तो फिर मुश्किल किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं हुई। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और हम आगे बढ़ते गए। आज स्थिति ये है कि पूरे झारखंड में हमारा नेटवर्क काम करता है वीमेन टास्क फोर्स के नाम से। और हम ऐसा कोई नहीं है कि अब हमारा कोई बाधा है या बेड़ी है कि भाई हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। हम सारी महिलाओं के साथ जो भी पीड़िता हैं, आदिवासी, चूँकि हम झारखंड में हैं और आदिवासी महिलाओं की थोड़ी चुनौतियाँ अलग किस्म की हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आदिवासी से बाहर भी जो भी महिलाएं आ रही हैं, नॉन आदिवासी भी हैं, उनकी समस्याओं के साथ भी हम लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल। एलिना जी, जब हम हमारे राज्य की बात करते हैं तो जब झारखंड में हम आदिवासी महिलाओं की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य चुनौतियां हैं जो अभी के वक्त में महिलाओं को झेलनी पड़ रही हैं, जिससे वो स्ट्रगल कर रही हैं? मुख्य चुनौतियाँ तो ये तो बड़ा मुश्किल है गिनाना, बट एक्चुअली बोले तो पूरे आदिवासी समाज के जो मुख्य, जो खास अभी के ज्वलंत जो समस्याएं हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि महिलाओं के जो अधिकारों का, जो चाहे वो उसके व्यक्तिगत अधिकार हों या सामुदायिक अधिकार या सामूहिक अधिकार हों, इन दोनों ही अधिकारों का कई तरह से कई स्तर पे हनन होते रहता है या उनको नहीं मिल पाता है। तो ये एक लार्जर लेवल में कहे तो। और दूसरे जो रूप है उसके कई अलग अलग फिर कॉन्टेक्स्ट में जाकर के उनके अधिकारों का हनन होता है। तो जैसे ये हमारे जो विस्थापन की वजह से जो बड़े कंपनियों या बोले तो कई ऐसे डेवलपमेंट के वर्क, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, उसकी वजह से जो समुदाय का जो एक हनन होता, अधिकार का हनन होता है, जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी होती हैं। और ये जो बड़ा एक मुद्दा है, जो महिलाएं से सबसे ज़्यादा इसके प्रभावित होती हैं, पर इसके अलावा जो ये और कई अन्य मुद्दों को जन्म देते हैं, तो जिसमें बड़ा पलायन हो जाता है। पलायन जो अभी झारखंड के बोले तो सबसे बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। पलायन में भी फोर्स्ड माइग्रेशन जो है, और अब इसका एक अगला फिर परिणाम आता है ट्रैफिकिंग, जो कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जो हमारे झारखंड से बोलेंगे लाखों महिलाएं जो बड़े शहरों में जा कर के या तो फिर वो मेड के रूप में काम कर रही है या कई अलग अलग तरह से जो सेवा देने के काम कर रही है। तो एक राइट टू वर्क के तहत में हम लोग उनके काम को, एक ठीक है वो उनके लिए बड़ा छोटा काम नहीं है, लेकिन उस काम के दौरान में जब उनके कई और अधिकारों का हनन होता है तो वो एक बहुत बड़ा चुनौती है और मुख्य समस्या भी। और इसके अलावे भी अगर देखें तो एक बड़ा जो मुद्दा बनता जा रहा है, जो हम लोग बहुत सालों से उस पर काम भी कर रहे हैं, कि जो हमारे निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका का नगण्य होना या बहुत कम होना। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे अक्सर देखेंगे कि जो समाज ही हमारा पितृसत्तात्मक है या मेल डोमिनेटेड है, तो वहाँ पे महिलाओं को कम से कम जगह मिला है या उनके लिए जगह वैसा दिया नहीं जाता है, या जो बहुत एक दो आ पाती हैं वो अपवाद के रूप में है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य है, जो कि अभी हम लोग पंचायती व्यवस्था में बोले, चाहे हर जगह बोले, तो जो एक जेंडर को लेकर के जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं ताकि वहाँ पे महिला पुरुष की भागीदारी हो। तो ये अभी भी हम लोग हर जगह देख सकते हैं, चाहे वो किसी बड़े मीटिंग में देखिए जहाँ पैनल है, तो वहाँ हम लोग उसको अक्सर बोलते हैं कि वो मैनल बन जाता है, वहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा भागीदारी रहती है, महिलाएं बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो ऐसे ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जो हर सिर्फ आदिवासी नहीं, ये पूरे झारखंड और पूरे लार्जर लेवल में बड़ा मुद्दा है।
शालिनी, आप भी बीते कई वर्षों से, अगर हम महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर आप घरेलू हिंसा को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं। उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। जैसा अभी साथी ने बताया तो मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि महिलाओं की भागीदारी को आज के डेट में सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अधिकार तो बहुत मिल गए हैं, अधिकार है, पर वो अधिकार जो है अंतिम महिला तक पहुँचा नहीं है। और पलायन और ट्रैफिकिंग के ऊपर हम लोग लगातार देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। उससे वो जो समस्या है जब आप निकल रहे हैं घर से बाहर तो आपके सामने आ रहा है, उससे बड़ी समस्या जो है वो आपके घर के अंदर में है। चूँकि सोसाइटी पूरा का पूरा पेट्रियार्की है, पूरा पितृसत्तात्मक है सोसाइटी, और इस सोसाइटी में आप देखो कि महिलाओं के लिए स्पेस थोड़ा कम है, या ये स्पेस है भी तो महिलाओं के हिसाब से नहीं है। महिलाएं जैसा चाहती हैं वैसा स्पेस नहीं है। मतलब ये चीज़ को थोड़ा समझने की बात है कि हम कह दें कि भाई उनको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आपसे अधिकार मिले हैं, लेकिन क्या उस अधिकार को जीने के लायक आपने औरत को छोड़ा है कि वो अपने अधिकार के साथ जी पाए? तो घरेलू हिंसा जैसे सरकारी और सरकार के आंकड़े हैं, कानून के आंकड़े हैं कि भाई हर तीसरी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। बल्कि मैं तो कहूँ कि शायद एक आध घर छूटा है, 100 में 99% महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और हिंसा बोलें तो हम लोग सिर्फ जो हमारा मोटा मोटी एक मानना है, हम लोग जो मानते हैं आम दर्शक, हम सारे लोग, कि किसी को किसी ने मार दिया तो उसको आप हिंसा कह दे रहे हैं। कहीं सर फूट गया या कहीं चोट लगी, शारीरिक हिंसा हुई, तो ही आप उसको हिंसा मान रहे हैं। आप उसको किस तरह से इमोशनली टीच कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह से आप उनको आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, इस पे कहीं कोई बात होती नहीं है। उसको हिंसा मानते भी नहीं, हम महिलाएं भी नहीं जानती थी। तो लगातार हम लोग जब इन चीज़ों को सीखे समझे, पिछले 10-20 सालों में हमने हिंसा के प्रकार के, हिंसा के चरित्र को सीखा समझा कि भाई हिंसा कितने तरह के हैं और वो आपकी ज़िंदगी किस किस क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। तो हिंसा कई तरह के हैं, 5, 20, 25 आप जिस तरह सोच रहे हैं, अगर आप अपने मन मुताबिक, आपके सोच के मुताबिक अगर ज़िंदगी नहीं चल रही है, बाहर का कोई प्रेशर है आपके ऊपर, तो हम उसको हिंसा मानते हैं। और हिंसा जो है वो हर औरत को प्रभावित कर रही है। इनफैक्ट जैसे बच्ची बड़ी होती है, जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जब आप शुरू करते हैं, हिंसा उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से बच्ची जन्म लेती है। आपने शुरू कर दिया, सिंपल। हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक इससे इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन आप जान जाइए कि जब बच्ची होती है, कोई बिटिया होती है, तो आप उसको जब लेके जाते हैं कोई खिलौना, तो वो कोई ना कहीं गृहस्थी से जुड़ी हुई होती है। आप गुड़िया लेके जाते हो, आप बर्तन लेके जाते हो, आप चूल्हा चक्की का सामान लेके जाते हो। वैसे ही जब आप किसी बच्चे के ऐसे किसी बर्थडे में जा रहे हो या किसी पार्टी में जा रहे हो, तो आप बच्चे के लिए क्या है, फुटबॉल लेके जाओगे, आप उसके लिए बंदूक लेके जाओगे, आप उसको ऐसे मर्दानगी वाली जो चीज़ें हैं, तो बंटवारा आपने पहले दिन ही कर दिया। बेटी है तो घर के काम काज में पहले दिन से आपने बता दिया कि बेटी ये है तुम्हारी जिंदगी, और बेटे को भी आपने पहले दिन बता दिया कि बेटा ये है तुम्हारी मर्दानगी। तो मतलब शुरू से ही हम लोग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। माफ़ करेंगे मुझे, हो सकता है कि अनजाने में कर रहे हों, लेकिन संस्कृति जो है, कल्चर है, वो इस चीज़ को बड़ा ठोस तरीके से ठोक बजा के औरत के चरित्र का निर्माण कर रहा है। और ऐसा एक मतलब अनुकूलन आपको पहले दिन से ही कर दिया जा रहा है कि उस चीज़ को निकालने में एक औरत की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उस पेट्रियार्की से लड़ने में उसका पूरा जीवन खर्च हो जाता है और अंतिम दम तक निकाल नहीं पाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती मुझे महिलाओं और झारखंडी महिलाओं के संदर्भ में भी यही आ रहा है। हम लोग झारखंडी महिलाओं के बारे में पहले पढ़ते थे और बड़ा खुश होते थे। मैं बिहार से हूँ और बिहार में जो औरतों की स्थिति देखती हूँ और झारखंड में जब महिलाओं की स्थिति देखती हूँ, तो जो गैर बिहारी हैं या जो आज झारखंड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगता था कि यहाँ बहुत फ्रीडम है। लेकिन आप जब बहुत अंदर गए तो वो दिखने लग गया कि यहाँ भी पेट्रियार्की किस तरह से असर जमा रही है। पहले नहीं था, पर 100-200 सालों का इतिहास आप उठा के देख लें तो अब जैसे जैसे बाहरी प्रभाव पड़ा है झारखंडी जीवन पे, तो वो जीवन जो है अब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। वही सारी कुरीतियाँ, वही सारी बुराइयाँ हमारे इस समाज में भी आ गई हैं। औरतें बहुत ज़्यादा जैसा कि आप बात कर रही हैं कि पुरुष प्रधान जो समाज है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और उसी की अगर हम बात करें तो झारखंड में जब हम लैंड राइट्स की बात करते हैं
तो ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है पुरुष प्रधान समाज की, कि जो राइट्स हैं वो ये मेल मेंबर्स को ही रहेंगे लैंड राइट्स, वो फीमेल्स को नहीं मिल सकती हैं झारखंड में। तो उसको लेके जो आदिवासी महिलाएं हैं वो किस तरीके से संघर्ष कर रही हैं, क्या आपने अपने काम के वक्त ये देखा है उनका संघर्ष, किस तरीके से वो इस पे लड़ाई लड़ रही हैं इस चीज़ की? एक्चुअली जो लैंड राइट्स की बात करते हैं और जो खास करके इनहेरिटेंस राइट है जो हमारे पुरखा से जो चले आ रहे हैं उसको, तो उसमें अगर कहे तो वो जो इनहेरिटेंस राइट है या जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। वो पुरुषों को भी अभी जो ये सिस्टम आया है ये हमारे ब्रिटिश जो लैंड सर्वे किया गया उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उसमें पट्टे में हेड ऑफ द फैमिली वो पुरुष का नाम डाला गया और वो एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया ट्राइबल्स कम्युनिटी में कि एक मेल हेडेड फैमिली, और इस तरह से जो प्रॉपर्टी का जो नामकरण बोलना चाहिए पुरुषों के नाम से होने का जो एक शुरू हो गया, जो जबकि एक कलेक्टिव है और कोई भी कम्युनिटी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, उसको इंडिविजुअलाइज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ये एक पहला बात है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मोड़ आ गया है, अब पुरुष उस इंडिविजुअल राइट्स को ले रहे हैं और महिलाएं वहाँ वंचित कर दी गई हैं। तो ये जो एक सोची समझी हुई या एक बिल्कुल कहे तो एक पेट्रियार्कल दृष्टिकोण से अगर ये गढ़ा गया है कि पुरुषों को इनहेरिटेंस राइट दिया जाए, महिलाओं को नहीं दिया जाए, या प्रॉपर्टी राइट महिलाओं को नहीं दिया जाए, क्योंकि एक ख्याल होता है, बहुत सारे मिथ्स है कि महिलाओं को दे दिया जाएगा तो फिर वो कोई गैर आदिवासी से शादी होगी तो ज़मीन बाहर चला जाएगा। तो मेन है कि उस ज़मीन का सुरक्षा, एक्चुअली तो ज़मीन की सुरक्षा तो ये पुरुषों की भी है जिम्मेवारी, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा चुनौती है। ये इसको भेदभाव के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें महिलाओं को नहीं देना या उनसे उस राइट से वंचित करना एक इंटेंशन है जो उसके पूरे लाइफ को प्रभावित करता है, जो उसके सारे निर्णय को प्रभावित करता है, उसके पूरे पावर को निर्धारित करता है, जो एक पुरुष को एक बाद में मिल जाता है। जब लैंड राइट्स है तो उसको जो पावर मिलता है, महिलाओं के पास वो पावर नहीं होता, तब वो पावर इम्बैलेंस, जो सत्ता का असंतुलन जो होता है, और तब जाके फिर सारे हिंसाओं का जो कम पावरफुल है वो हिंसा ज़्यादा झेलने वाले हो जाते हैं, और वो हमारे समाज में असंतुलन है और शायद और समाज में भी उस तरह से है। तो ये मूल जड़ की बात है और जिसको अभी कई तरह से सपोर्ट किया जाता है, उनके पीछे का एक सोच होता है, एक विचारधारा होती है, पितृसत्तात्मक मानसिकता होती है कि किस तर्क को हम बल दें, किस तर्क को हम ज़्यादा सॉलिड बनाएं और किस तर्क को हम कमज़ोर करें। तो अगर इस सोच में ही हो जाता है कि महिलाएं दूसरी नंबर पे है, क्या बोलते हैं उसको, सेकंड सिटीजन हो गई, उनकी दर्जा को नीचे कर देते हैं। अगर हम वहीं पे सोचे कि अगर महिलाओं को भी भागीदारी देना है, उसको भी समानता देना है, उसको भी निष्पक्षीय रूप से देना है अधिकार, तब हम इसके कई और रास्ते निकाल सकते हैं। तब लैंड राइट्स को हम उस नज़र से देखेंगे कि ये पुरुषों महिलाओं में भेदभाव नहीं लाए, बल्कि दोनों के लिए राइट्स कैसे बने, और वहाँ पे कलेक्टिव राइट्स की बात आती है। तो कलेक्टिव राइट्स में जहाँ पुरुषों महिलाओं सबकी राइट्स हैं, पर उस राइट्स को हम बहुत इंश्योर नहीं कर पाने अभी भी। हमारे समाज के अंदर में भी वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब कलेक्टिव राइट्स भी बोलते हैं, हाँ ठीक है महिलाएं भी हैं, पर उसमें इंडिविजुअल राइट्स को फिर इंट्रोड्यूस करके फिर वहाँ पे एक तरह से कमज़ोर किया जा रहा है हमारे राइट्स को। तो चाहे वो हम अपने जो भी अभी के राइट्स की बात, इनहेरिटेंस की भी बात बोल रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें एक बहुत बड़ा एक भेदभाव सा नज़र आता है। मेन तो वही है कि अपनी ज़मीन को बचाना, तो ज़मीन को बचाना सिर्फ पुरुषों का नहीं, महिला, और अधिकतर ज़मीन वास्तव में महिलाएं बचा रही हैं। बहुत सारे घरों में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ उनकी शादी नहीं हुई है और भाई लोग हैं, उनके जॉब हो गए हैं, वो बाहर कहीं शहर में कहीं नौकरी कर रहे हैं, और घर की खेती बाड़ी कौन देख रही हैं? महिलाएं देख रही हैं, उनकी बहनें देख रही हैं। अनमैरिड, लेट एज, हो सकता है उन्होंने अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए अपना, ऐसा कुछ केसेस भी आए कि वो उन्होंने अपना करियर दांव पे लगाया, बोलना चाहिए कि वो भाई लोग पढ़ ले और वो घर के जिम्मेवारी को निभाते हुए, अपने खेती बाड़ी को संभालते हुए ज़मीन जायदाद को बचा के भी रखी हैं। पर ऐसा भी हुआ है कुछ केस में, जब अंत में लौट के आए हैं भाई लोग, बाद में बहन खतरा हो गई, कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनको लगा कि जो बचा के रखी थी वही अब उनको लगने लगा कि ये तो अब हमारा छीन लेगी सारा।
जी जी। तो ऐसे भी केसेस है। तो ये ज़मीन एक ऐसा मामला है, हमको लगता है कि इसमें जो राय अगर देने की बात होगी तो पहली बात है कि इसमें इसको हम जेंडर लेंस से देखने की ज़रूरत है, और दूसरा है कि हम लोग पहले से ही एक महिला को लैंड राइट्स से जब भी जोड़ के देखते हैं तो एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक ढंग से देखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक ऐसा पावर है या बोल सकते हैं ऐसा राइट्स है जो महिलाओं को देना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर राइट्स मिले महिलाओं को तो उसके उनके साथ जो भी हिंसाएं होती है, चाहे वो किसी प्रकार की भी हिंसाएं होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे जा कर के होती है या डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जो भी होती है, उसमें उनको उससे बहुत उबरने का या उससे उसको प्रिवेंट करने का एक रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। शालिनी, आप इसके साथ साथ बाल विवाह पर भी काम कर रही हैं बच्चों के, उस बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से क्या अभियान को चलाया है आपने, किस तरीके से आप मदद पहुंचा रही हैं? बाल विवाह का झारखंड के आंकड़े तो आप सभी जान रहे हैं, 37 से 38% अभी भी बाल विवाह हमारे यहाँ हो रहा है। तो बाल विवाह के जो कारण है वो बस यही कारण है, महिलाओं को उस तरीके का उनका हक नहीं देना। क्योंकि आप सभी जानती हैं, हम लोग ये मानते भी हैं कि अगर एक पुरुष पढ़ा हुआ होता है तो एक इकाई पढ़ा हुआ मिलेगा, और अगर एक महिला पढ़ती है तो एक पूरा कुनबा, एक पूरा फैमिली पढ़ी हुई मिलेगी, शिक्षित होगी वो पूरी, ऐसा माना जाता है। और ये सच भी है कि पुरुष और औरत के बीच की जो भेदभाव है वो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि पुरुष को आप 100 रुपया दे के देख लीजिए, शाम तक उसके पास क्या बचता है, और एक स्त्री को आप 100 रुपया दे के देख लीजिए, शाम तक वो कितने सारे काम निपटा चुकी होती है उस 100 रुपये में। तो इस चीज़ को समझना होगा। और बाल विवाह होने की जड़ में हम बोलते हैं कि गरीबी है, अशिक्षा है, वो एक जो औरत को बोझ समझने वाली जो सोच है वो सबसे ज़्यादा हैवी होती है, भारी होती है कि भाई गरीबी है तो सबसे पहले लड़कियां ही बोझ है। जबकि लड़कियां अभी भी 93% महिलाएं जो हैं कृषि वर्ग से जुड़ी हुई हैं, घर के कामों में जो बिना पैसे का जो काम होता है वो सारा काम करती हैं। वही अगर वो महिला बाहर काम करे तो उसका एवज में उसको पैसा मिले, लेकिन वही महिला पूरे दिन 12 घंटा 18 घंटा सुबह 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम करती है, उसको कुछ नहीं मिलता है ना। और ये भी है कि भाई आप क्या करते हो घर में, कुछ नहीं कर रहे हो, ये एक आरोप तो आप हर घर में सुन रही होंगी। बाल विवाह के बारे में है कि बाल विवाह बहुत तेज़ी से बढ़े, और अभी जो पिछले 2 साल में जो कोविड के कारण जो मामला हुआ है उसमें गांव से मैं डायरेक्ट काम कर रही हूँ, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लड़कियों की शादियाँ धड़ल्ले से हो रही हैं। 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल, मतलब एक बिल्कुल एक बाढ़ सी आ गई है कि बड़ा अच्छा मौका है, लोगों को बुलाना नहीं है, लोगों का ध्यान बीमारी की तरफ है, गांव के अंदर में लड़कियों की शादी फटाफट करके आप अपनी एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। कोविड का भी काफी असर रहा है इस कोविड के कारण को बढ़ाने में। कोविड के कारण भी भाई कि अब रोजगार लोगों के छिन गए, लोग बाहर से घर आ गए, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं रोजी रोजगार के लिए। सरकार के जो प्रयास हैं अपने स्तर पे चल रहे हैं, पर वो कितना लाभान्वित हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक सोचने का है। कोशिशें काफी हुई हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब कितनी हुई है इस पे भी हम लोग को ध्यान देखने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर जैसे आप दोनों ही काफ़ी वर्षों से झारखंड राज्य में काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए, अगर आप अपने सफ़र को देखें तो क्या लगता है किस तरीके से आपने इनके ये जो महिलाएं हैं उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, आपने क्या ये रहा है असर, ये एक पॉजिटिव असर क्या रहा है? आप ही से मैं शुरू करूँगी। ये असर तो काफ़ी रहा है, क्योंकि 30 साल पहले मैं बता रही हूँ कि कोई महिला अपने अधिकार अपने हक के लिए थाने तक नहीं जा पाती थी, और आज है कि समूह में जाती हैं महिलाएं, अपने हक के लिए फाइट कर पा रही हैं। तो एक बदलाव आया है, छोटे छोटे ये उन बदलावों को हम लोगों को नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े किस्से होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे देखे जाते हैं कि भाई एक बड़ा मामला हो गया, लेकिन एक औरत जो बिल्कुल घर के अंदर थी, वो घर से बाहर निकल के अपने पाँव पे खड़ी हुई, वो कहानियाँ कहाँ हैं बाजार में? वो कहानियाँ शायद बिकाऊ भी नहीं है, इसलिए बाजार में आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन ऐसी हज़ारों सफलताएं हम लोगों को मिली है। और हमारा हौसला इसीलिए बुलंद है कि आज जो महिला, आप हिंसा की बात कर रही हैं, आप एक सुनती होंगी बेल बजाओ, टीवी में एक ऐड आता है बेल बजाओ, और हम लोग 20 साल पहले से बेल बजा रहे हैं। हमारे पास बेल नहीं था, हमारे पास थाली था, हम थाली बजाते थे और महिलाओं को इकट्ठा करते थे। एलिना जी आप बताइए। जो मैंने अभी तक काफ़ी सालों, मतलब कहना चाहिए 15-16 साल बोल सकते हैं, मेरा अपना जो अनुभव रहा है, उसमें मुख्य रूप से ये पाया है कि महिलाएं, जो आपने भी कहा कि पहले जो लीगली कानूनी रूप से अवेयर नहीं थी, जागरूक नहीं थी, अभी वो काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं,
और जब कुछ मामले आते हैं तो वो उससे निपटा लेती हैं, चाहे वो थाना पुलिस से हो या लोगों को मोबिलाइज करने से हो या उस पर कोई और लीगल एक्शन लेने की बात हो। तो ये एक मुख्य रूप से बदलाव देखा। उनका लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी बड़ा है। पर दूसरा और एक जो खास बदलाव देखा है कि जेंडर के मुद्दे पे, कि उससे हम लोगों की शुरुआत हुई काम, वो करीब 16 साल पहले बिल्कुल नगण्य सा था। कई संस्थाओं में उसकी चर्चा तक नहीं होती थी, जो अब जा कर के कहे तो काफी कुछ अभी तो जागरूकता फैली और महिला जो है वो बाहर आकर, घर से निकलकर अब वो अपनी जो जंग है वो खुद से उन्होंने लड़ने की शुरुआत कर दी है। शालिनी आप आई, एलिना जी आप आई हमारे कार्यक्रम में, जो कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।